नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन। कहा, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत बना रहा है नई पहचान। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, रिएक्टर न्यूक्लियर इनोवेशन में बनेंगे नए अवसर, टेक्नोलॉजी सेक्टर को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस विदेशी धरती से कर रही है देश विरोधी नैरेटिव सेट करने का प्रयास। भाजपा ने कई अकाउंट की जानकारी के साथ कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी ने किया देश में गृह युद्ध भड़काने का भरसक प्रयास। नई दिल्ली में तीसरी बार भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता। दोनों देशों ने दिया द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत। 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान। कहा, जीएसटी सुधारों से अमेरिका के टैरिफ का असर हुआ कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब ये विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काई रूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन ज़ी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं, केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से
दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के प्रथम ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इस अत्याधुनिक केंद्र में बहु प्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण के लिए लगभग 2 लाख वर्ग फुट का कार्यक्षेत्र होगा तथा हर महीने एक कक्षीय रॉकेट बनाने की क्षमता होगी। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्र और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और अब उद्यमी बन गए हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया, जिससे वो अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। केंद्र सरकार परमाणु क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोलने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के वर्चुअली उद्घाटन मौके पर इस बात की घोषणा की। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together. And our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे
वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनाग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजे के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद 2025 शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी चाणक्य रक्षा संवाद के 3रे संस्करण में सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की कूटनीति, आर्थिक ताकत और सशस्त्र बल सामूहिक रूप से एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। सशस्त्र बलों की देशभक्ति और प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा में प्रोफेशनलिज्म और देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर सुरक्षा चुनौती के दौरान, चाहे वो पारंपरिक हो, उग्रवाद रोधी हो या मानवीय, हमारी सेनाओं ने उल्लेखनीय अनुकूलशीलता का प्रदर्शन किया है। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The expansion of the contribution of young human officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सेना अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक संक्षिप्त एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है और दीर्घकालीन व्यवस्था का अब पतन हो रहा है। So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन में देश के भीतर और दुनिया भर के मित्र देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग एक ऐसा मंच है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स बैठकर बातचीत करते हैं और रोशनी डालते हैं डिफेंस रिफॉर्म्स पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर, क्योंकि भारत हमेशा से बिलीव करता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर की आज जयंती है। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणेश वासुदेव मावलंकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का जनक की उपाधि से सम्मानित मावलंकर जी ने नवोदित आधुनिक भारतीय लोकतंत्र को दिशा देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मावलंकर जी ने संसद की कार्यप्रणाली, नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को इस प्रकार स्थापित किया कि आज भी भारतीय संसदीय लोकतंत्र उन नींवों पर मजबूती से खड़ा है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने मावलंकर जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े कई
महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से इस बार बिहार में एनडीए सरकार बनाई है। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस के इज्जतनगर तक विस्तार को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे बजट में 18 गुना वृद्धि की है, जिससे राज्य में रेलवे ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नई रेल सेवा विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में जहां 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ रुपए का बजट होता था, 1100 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आज 18,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में रेलवे के लिए दे रहे हैं, जो कि 19,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, जिसके कारण यूपी में कई तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और रेलवे में भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आज के ट्रेन का विस्तार उसी कड़ी में एक नई पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान दोनों मंत्रियों ने किया और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और कई सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यता और ऐतिहासिक रिश्ते को साझा करते हैं। देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग की विशेषता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। साथ ही तय किया गया कि दोनों देश मिलकर रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री ने लिखा, नई दिल्ली में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल रिटायर्ड सजाफरी जामसोएद्दीन से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा सहयोग पर हमारी प्रतिबद्धता हाल के सालों में कई गुना बढ़ी है। आज बातचीत के दौरान हमने अपने रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए खुलकर बातचीत की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन एमजे दिनेश के साथ बैठक की, जिसमें भारत के कॉफी सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिशों की समीक्षा की गई। बैठक में वैल्यू एडिशन, गुणवत्ता सुधार, ग्लोबल ब्रांडिंग और किसानों की आय बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। मंत्री ने दोहराया कि सरकार इस सेक्टर में सतत विकास और निर्यात बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की कॉफी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाने और किसानों को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब का एक गांव ऐसा भी है जहां लंबे समय से पराली नहीं जलाई गई है।
इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के रण सिंह कलाम गांव के किसान भाइयों ने कई वर्षों से पराली नहीं जलाई है। इस निर्णय से उन्हें पानी, खाद और डीजल की बचत, मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी और बेहतर उत्पादन सहित कई लाभ मिल रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह के मौके पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्र ने शताब्दी सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने संस्थानों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के अधिकारी 2047 के बाद भारत के संस्थानों को आकार देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपीएससी का शताब्दी समारोह संविधान के संस्थापकों की दूरदर्शिता को श्रद्धांजलि है। The world is becoming more interconnected and more volatile. Strategic competition is no longer limited to military power alone. It spans technology, supply chains, data, cybersecurity, artificial intelligence, space, and critical minerals. Today's civil servant is more than an administrator. He is also a manager of uncertainty, an interpreter of complexity, and a guardian of India's strategic interest. The officers we select today will be navigating geopolitical landscapes that are far more intricate than what previous generations encountered. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्र ने कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के चलते नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों के लिहाज से सिविल सेवक मिलें, इस विषय पर यूपीएससी को ध्यान देना चाहिए। The world is becoming more interconnected and more volatile. Strategic competition is no longer limited to military power alone. It spans technology, supply chains, data, cybersecurity, artificial intelligence, space, and critical minerals. Today's civil servant is more than an administrator. He is also a manager of uncertainty, an interpreter of complexity, and a guardian of India's strategic interest. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने में निगरानी विभाग कड़ी, पारदर्शी और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करें ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है और सुशासन की नीति का पालन कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। दरभंगा के अलीनगर से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि जनता ने बहुत उम्मीद के साथ अपने विधायक को चुना है और अब मुझे उस उम्मीद पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि अभी मैंने शपथ नहीं ली है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदार महसूस कर रही हूं और हमने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अभी फ़िलहाल तो बहुत रिस्पॉन्सिबल तो महसूस कर रही हूँ और ओथ नहीं लिया है, लेकिन अभी से काम करना भी शुरू हो गया है। वेकेशन, हॉलीडेज़, ये सब का मतलब भूल गए। मतलब ऐसा एक अंदर फीलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब मुझे काम में लग जाना है। पब्लिक तो बहुत उम्मीद के साथ अपना विधायक चुनी है, अब मुझे उस उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। केंद्र सरकार के आर्थिक क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत तस्वीर पेश की है। आईएमएफ का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, जिससे महंगाई काबू में रहने की उम्मीद है। ये भारत की मजबूत घरेलू मांग और महंगाई को अच्छी तरह से संभालने का नतीजा है।
आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की जीडीपी बढ़ोतरी पर सकारात्मक अंदाजा लगाया है। आईएमएफ ने कहा है कि 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने की उम्मीद है। आईएमएफ के अनुसार जीएसटी से जुड़े सुधारों की वजह से भारत को अमेरिका के 50% टैक्स के असर से निपटने में मदद मिलने की संभावना है। आईएमएफ ने ये बात अपने वार्षिक रिव्यू के बाद जारी बयान में कही है। वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक वृद्धि के बाद 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% बढ़ी है। आईएमएफ का कहना है कि आगे चलकर भारत अगर बड़े स्तर पर सुधार जारी रखता है तो विकसित देश बनने के अपने लक्ष्य को और मजबूती मिल सकती है। इससे भविष्य में तेज वृद्धि का रास्ता साफ होगा। रेलवे के राजकोट डिवीजन ने कानालूस और ओखा रेलवे स्टेशन के बीच डबल ट्रैक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। डबल लाइन प्रोजेक्ट से ओखा और सलाया पोर्ट के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा और इससे आने वाले दिनों में अधिक पैसेंजर ट्रेनें भी मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि राजकोट और कानालूस रेलवे स्टेशन के बीच डबल ट्रैक का काम चल रहा है। साथ ही डबल लाइन प्रोजेक्ट से 12 स्टेशन को मॉडर्न बनाया जाएगा, जिससे धार्मिक जगहों तक पहुंचना भी लोगों के लिए अब आसान हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में ओखा कानालूस खंड के डबल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत नियोजित की गई है, जिसका मुख्य ध्यान इंटीग्रेटेड प्लानिंग और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। यह परियोजना लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यापक विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम गति शक्ति के तहत पश्चिमी भारत के सबसे दूर के इलाके कानालूस से द्वारका तक रेलवे डबल ट्रैक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे द्वारका तीर्थस्थल पर आने वाले बहुत से तीर्थयात्रियों को रेलवे की डबल ट्रैक सुविधा का फायदा मिलेगा। साथ ही दूर दराज के इलाकों के लोगों के विकास, बिजनेस ग्रुप्स और कंपनियों को रॉ मटेरियल मिलने में भी आसानी होगी। रेलवे के इस फैसले पर हर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार के द्वारा जो पास किया हुआ है रेलवे का जो पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो कानालूस से ओखा तक के लिए उसमें एक 141 किलोमीटर का जो डबल ट्रैक का जो काम हो रहा है, उसमें यहाँ के उद्योगों, सीमेंट है, नमक है, पेट्रोकेमिकल्स है और यहाँ द्वारका आने वाले लोगों को भी अच्छी तरह से बहुत सुख सुविधा से ट्रेन में आवर जावर कर सकते हैं। कानालूस से लेकर द्वारका ओखा तक रेल की डबल लाइन होने वाली है। यह कार्य इस संदर्भ में कि अभी कैबिनेट ने जो यह प्रोजेक्ट पास किया है, यह कई सौ किलोमीटर और कई सौ करोड़ के खर्च से सरकार ने जो यह हिम्मत जुटाई है, यह काम किया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है और इससे भारतीय धर्म, संस्कृति, उद्योग और मानवीय विकास में इसका अभूतपूर्व योगदान रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सांसद सभ्य आदरणीय श्रीमती पूनमबेन माडम जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों से महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाली 2 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लगभग 2781 करोड़ रुपए की इन परियोजना से भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में 224 किलोमीटर की वृद्धि होने जा रही है, जो कि हमारे उद्योगों के लिए और अब हमारे लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी, कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भाजपा ने कांग्रेस पर विदेशी धरती से देश विरोधी नैरेटिव सेट करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई अकाउंट की जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस प्रकार कई वर्षों से, लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। इतना ही नहीं, भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स से ऑपरेट हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में बदलकर भारत कर दिया गया। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। असम के होजाई जिले में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन कर रहे हैं। SIR प्रक्रिया के तहत असम के BLO मतदाता सूची में नाम, क्रम संख्या और मकान संख्या में सुधार का काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल किया जाए। वहीं नए मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं और मतदाता सूची में सुधार भी करवा सकते हैं। अंतिम सूची जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नबन्ना ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है। अब से CEO कार्यालय एक निर्धारित राशि तक का खर्च स्वयं कर सकेगा। CEO कार्यालय राज्य के गृह विभाग के अधीन है। वित्तीय मामलों में मंजूरी के लिए CEO कार्यालय को अभी तक वित्त विभाग पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने पहले ही CEO कार्यालय को गृह विभाग के दायरे से बाहर निकालकर वित्तीय शक्तियां देने की सिफारिश की थी। तब अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन अब SIR को लेकर आयोग के साथ चल रहे टकराव के बीच ये मंजूरी पत्र आया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य सचिवालय को यह ध्यान रखना पड़ रहा है कि SIR के कार्यान्वयन में प्रशासनिक स्तर पर असहयोग का आरोप न लगे। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर SIR पर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश हिला देने और TMC मंत्री के आग से खिलवाड़ के बयान पर
भाजपा नेता संबित पात्रा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने टीएमसी नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया, इसके बावजूद ममता बनर्जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं। जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है। सिद्दीकुल्ला चौधरी उनके टीएमसी के मंत्री हैं, कहते हैं कि अगर एसआईआर होगा तो ये आग से खिलवाड़ होगा। और तो हुमायूं कबीर के विषय में तो आप जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि बेलडांगा में फिर से बाबरी मस्जिद बनाया जाए, विषय अलग है, मगर ऐसे लोग तो टीएमसी में है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के एसआईआर वाले विवादित बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ममता अपने बचे कुचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। तो रीजनल पार्टी है, वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने नहीं गए, उनका पार्टी गया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य की नवीनतम मतदाता सूची की तुलना पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2002 और 2006 के बीच विभिन्न राज्यों में तैयार की गई सूचियों से करने पर यह विसंगति सामने आई। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के तहत कल दोपहर तक पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र अपलोड कर दिए गए थे। पोर्टल पर अपलोड होने के बाद इन प्रपत्रों को मैपिंग प्रक्रिया के तहत लाया जाता है, जहां इनका मिलान पिछले एसआईआर रिकॉर्ड से किया जाता है। शुरुआती निष्कर्षों से ये पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नामों का मिलान अब भी पिछले एसआईआर चक्र के आंकड़ों से नहीं किया जा सका है। मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10.64% यानी 11 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों की सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों का प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची में 4.33 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज हैं। इसके साथ ही कुल डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 11,01,505 हो गई है। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सिद्धरामैया जहां मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे हैं।
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने संकेत दिया कि वो कांग्रेस नेतृत्व से अधीर हो रहे हैं। डीके शिव कुमार ने गहरा संदेश देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में डीके शिव कुमार ने लिखा कि शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने शब्द पर कायम रहना है, चाहे वो न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो या खुद मैं। हर किसी को अपने शब्दों पर खरा उतरना चाहिए। शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। शिव कुमार के करीबी लोगों के अनुसार उनका ये पोस्ट कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी को अपने शब्दों पर कायम रहने और सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खड़गे ने बताया कि चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई तय कर सभी तरह की अफवाहों को दूर किया जाएगा। इस बीच आगामी बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे। मैं इन सबको बुला के चर्चा करता हूं। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और मेरे हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, सीएम भी रहेंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी जसीर बिलाल वानी और दानिश को 10 दिन की एनआईए कस्टडी पूरा होने के बाद आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जसीर बिलाल को एनआईए कस्टडी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी। आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य शूटर बादल को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए हैं। मुख्य आरोपी बादल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हथियार बरामद कराने और अपने साथियों को ठिकाने की जानकारी देने के लिए पुलिस उसे फाजिल्का के मामूगिया शमशान घाट के पास लेकर गई थी। उसी दौरान शूट आउट हुआ, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बादल को ढेर कर दिया। दरअसल 15 नवंबर को फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में गुरुवार सुबह पुलिस ने कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग और बडगाम में समन्वित सर्च ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे। कार्रवाई यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन से जुड़े संभावित लिंक्स, गतिविधियों और फंडिंग नेटवर्क पर मिले इनपुट के आधार पर की गई। छापों में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और लिटरेचर जब्त किए गए, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन का लक्ष्य जेईआई के नेटवर्क और फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रक्चर को तोड़ना है। बरामद सबूतों के आधार पर आगे और कार्रवाई होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन साइबर हॉक के दौरान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करोल बाग पुलिस स्टेशन ने गैर कानूनी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये अवैध मोबाइल असेंबलिंग फैक्ट्री करोल बाग की एक बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर चल रही थी। पुलिस को इस फैक्ट्री से 1826 फोन, लैपटॉप, IMEI बदलने वाला सॉफ्टवेयर और हजारों पार्ट्स मिले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गैंग पुराने मदरबोर्ड और चीन से आए पार्ट्स जोड़कर IMEI बदलकर फोन बेचता था। पुलिस अब इसकी सप्लाई चेन और नेटवर्क खंगाल रही है। इन्होंने वहाँ पे रेड किया, तो रेड करने पे वहाँ से बहुत सारा बटन फ़ोन्स मिला जो पैक्ड थे और बहुत सारा मोबाइल पार्ट्स मिला। तो वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे थे। अशोक कुमार जो ऑनर है, राम नारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु एंड दीपक।
कि इनसे जो रिकवरी हुआ है हमें मिला है 1826 मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, IMEI चेंजिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, मोबाइल बॉडी पार्ट्स, प्रिंटेड IMEI लेबल्स थाउजेंड्स के आसपास, एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज्ड फॉर असेंबली द फ़ोन्स। प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 10 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई CBI की FIR के आधार पर की गई है, जिसमें NMC अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों पर मेडिकल कॉलेज से जुड़े गोपनीय दस्तावेज रिश्वत लेकर लीक करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि बिचौलियों और कुछ कॉलेज प्रबंधन ने इन गोपनीय जानकारियों का उपयोग निरीक्षण मानकों में हेरफेर और पाठ्यक्रमों की मंजूरी दिलाने में किया। ईडी ने 7 मेडिकल कॉलेज परिसरों और निजी व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी ली, जबकि पैसे के लेन देन और पूरे नेटवर्क की भूमिका की जांच जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के संस्थापक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय नियामक के जोनल ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को जज के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने हाल ही में ली गई तलाशी के बाद ये कार्रवाई की। इसके मुताबिक कंपनी ने गेमर्स के 43 करोड़ रुपए के फंड होल्ड कर रखे थे। रेगुलेटर के मुताबिक रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह पैसा प्लेयर्स को वापस कर दिया जाना चाहिए। ईडी ने पहले विंजो और ऑनलाइन गेमिंग देने वाली एक कंपनी गेम्सक्राफ्ट के ठिकानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों के तहत छापा मारा था। ईडी ने PMLO 2002 के तहत बेंगलुरु और गुरुग्राम में अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चलाए। एक अधिकारी ने कहा कि 18.57 करोड़ रुपए के बैलेंस वाले 8 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छापे 18 से 22 नवंबर के बीच मारे गए। अमेरिका ने अपने नागरिकों को निशाना बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भांडाफोड़ करने और उन्हें खत्म करने में निरंतर समर्थन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को धन्यवाद दिया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संदेश में कहा कि भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक अवैध कॉल सेंटर को ध्वस्त कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क के एक प्रमुख संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी दूतावास ने पोस्ट में लिखा, समन्वित खुफिया जानकारी और निर्णायक कार्रवाई के जरिए हमारी एजेंसियां भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के मकसद से मिलकर काम कर रही हैं। आपके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद। बिहार में पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटकों के लिए एक मल्टी फैसिलिटी मोबाइल लग्जरी कैरावैन की सुविधा शुरू होने जा रही है, जो होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगी। यह सुविधा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। इसको लेकर बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैनेजर रत्नेश कुमार ने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी चंडीगढ़ से 2 कैरावैन ऑर्डर की हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी चल रही है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। हम इसका ऑल इंडिया परमिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यटक इसे भारत के किसी भी कोने में ले जा सकेंगे। विभाग ने 2 कैरावैन अभी चंडीगढ़ से मंगवाया है, JCBL को टेंडर देके। तो अभी हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रक्रिया है कागजी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन और परमिट आ जाएगा, इसका हम लोग ऑल इंडिया परमिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी फिर इंडिया में किसी भी कोने में अगर पर्यटक लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अभी ये पूरा बिहार में मतलब अभी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर परमिट लगेगा, उसके बाद इसका उद्घाटन करके पर्यटकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका दर भी आ चुका है 75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, 250 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब जैसे अगर आपको यहाँ से राजगीर जाना है तो आपको करीब मोटा मोटी 20,000 रुपये में टैक्स के साथ एक पूरी फैमिली या 2 फैमिली लेके जा सकते हैं और 20,000 रुपये में आप इस कैरावैन का लुत्फ उठा सकते हैं।
देश भर में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में करोड़ों रुपए ऐसी संपत्तियों के रूप में पड़े हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया। इन्हें सही व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। दिल्ली में आज इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। दरअसल देश भर में करोड़ों रुपए के बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियां अलग अलग बैंकों और संस्थानों में पड़ी हैं। इन्हें सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली में शुरू हुए इस अभियान के तहत करीब 50 लाख रुपए लाभार्थियों को सौंपे गए। अधिकारियों के मुताबिक अब तक दिल्ली के लोगों को 80 करोड़ रुपए की फंसी हुई राशि वापस दी जा चुकी है। अभियान में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस अभियान से लोग आसानी से अपनी फंसी पूंजी वापस ला सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं हमेशा आम आदमी पे फोकस रहता है और अनक्लेम्ड एसेट्स बहुत से पड़े हुए हैं देश में। उसको कहीं ना कहीं लाने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार एक स्कीम्स ला करके, और जो 3 महीना का एक ड्राइव हमारा चल रहा है उसमें जितने भी बैंक्स हैं सबको निर्देशित किया गया है कि ऐसे जितने भी लोग आते हैं उनका जांच करके KYC बना करके जो भी कमियां उसको पूरा करके और अनक्लेम्ड अमाउंट को उनको तक पहुंचाया जाए। इस स्कीम का मेन महत्व यही है कि जितने भी अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उनको वापस किया। कई वर्षों से फंसा पैसा वापस पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। लोगों ने बताया कि अभियान की प्रक्रिया सरल है और इससे उन्हें वो पैसा मिल गया जो सालों से अटका हुआ था। 23,000 कुछ 800 है। ये नेशनल बैंक की तरफ से मिला, पंजाब नेशनल की बैंक की तरफ से। ये जो जीरो बैलेंस का खाता था उसमें मतलब ये कोई फंड रह गया था तो उसका पैसा मिला। प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है हमारे पिताजी का। ये 2 लाख रुपीज़ है। ओके, सो इसमें इसको हमें मिलने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग गया था और बैंक से हमें बहुत सहायता मिली। हमें बैंक ने बहुत सहायता करी और हमें ये फंड इजीली मिल गया है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई हमें मिलने में। भारत ऊर्जा भंडार की खोज में बड़े कदम उठा रहा है। भारत ने अपनी 99% ऑफशोर जमीन तेल और गैस की खोज के लिए खोल दी है। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने अपनी जमीन और समुद्र के नीचे छिपे खजाने को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने अब तक 60,000 किलोमीटर क्षेत्र पर 2D सर्वे, 86,000 वर्ग किलोमीटर पर 3D मैपिंग और 500 से अधिक एक्सप्लोरेटरी वेल्स पर काम तेजी से चल रहा है। इस बीच कोल बेड मीथेन के 2600 अरब क्यूबिक मीटर संसाधन देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को पूरी तरह ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का है। ऊर्जा स्रोत की खोज को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि भारत अपनी जमीन और समुद्र में छिपे खजाने को बाहर निकाल रहा है और 99% ऑफशोर एरिया अब एक्सप्लोरेशन के लिए खुला है। 150 एक्टिव ब्लॉक 3.4 लाख स्क्वायर मीटर में फैले हैं और सिस्मिक सर्वे 7 बेसिन में नई सीमाओं की मैपिंग कर रहे हैं। – 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं बल्कि एक अवसर है जिससे देश की खेल नीति, युवा प्रतिभा, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और खेल संस्कृति के स्तर में बदलाव देखने को मिलेंगे। मेजबानी से न सिर्फ नई सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा बल्कि खेलों के प्रति राष्ट्रीय उत्साह, युवा प्रतिभागियों को प्रेरणा और खेल संस्कृति को मजबूती देगा। खेल के विश्व पटल पर देश की धमक लगातार परवान चढ़ रही है, चाहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात हो या मेजबान के तौर पर खुद को सामने रखने की। अब इस कड़ी में एक और अध्याय जुड़ गया है। Delighted to confirm that India Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने भारत को मेजबानी देने की औपचारिक मंजूरी दी है।
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो पहले ही भारत के पक्ष में सिफारिश कर दी थी और अब जनरल असेंबली में इसे अंतिम रूप दे दिया। 2010 के बाद यह देश के लिए दूसरा मौका होगा जब राष्ट्र इन खेलों की मेजबानी करेगा। मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मुहर लग गई। भारत के सामने 2030 मेजबानी अधिकारों के लिए नाइजीरिया के अबूजा शहर की चुनौती थी, लेकिन अहमदाबाद ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिलने का खेल जगत ने स्वागत किया है। हमारे देश में इस बड़े खेल का आयोजन होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खिलाड़ियों में और ज़्यादा मेहनत करने की रुचि बढ़ेगी, ताकि वो देश को, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिला सकें। एज ए एथलीट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया एथलीट को। और मुझे पूरा भरोसा है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी कंट्री बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और हम भी मेडल टैली में बहुत ऊपर रहेंगे। हम सब के लिए एक गौरव का पल है। हमारा देश 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इन खेलों का आयोजन यूथ खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का मौका। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2036 का ओलंपिक्स भारत में हो और 2036 तक हम 10 टॉप स्पोर्टिंग पावर्स में आएंगे, और ये एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा हम लोग को अपने को टेस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंडर में कितनी कहाँ पे हम हैं और हमें क्या और करना होगा जिससे कि हम 2036 में 10 टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन में जा पाए। यह फैसला भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में और मजबूत बनाएगा, बल्कि 2036 ओलंपिक मेजबानी के सपने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रगति निभाएगा। अहमदाबाद ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने 100 साल भी पूरे कर रहा है, लिहाजा यह संस्करण विशेष रहने वाला है। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, लेकिन पिछले एक दशक में देश में खेल ढांचे में विश्व स्तरीय सुधार हुआ है। अनुमान है कि इससे खेल संबद्ध उद्योग, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में रोजगार और निवेश बढ़ने की संभावना है। 2030 खेलों की मेजबानी से न सिर्फ नई सुविधाओं व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, बल्कि खेलों के प्रति राष्ट्रीय उत्साह, युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा और खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।